सभी को। मैं डॉक्टर राजा दुबे, मेडिटेक केयर इंस्टीट्यूट बैतूल से आप सभी मित्रों के लिए एवं हमारे जो बैतूल जिले के जो बच्चे हैं एवं मध्य प्रदेश के जो बच्चे हैं उनको मैं बहुत ही शानदार जानकारी दूंगा। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश व्यापम द्वारा एक मेडिकल के क्षेत्र में होने वाला जो एग्ज़ाम है, जैसे अपन बात करते हैं सरकारी नर्सिंग कॉलेज में प्रवेश के लिए एक प्रतियोगी परीक्षा होती है। इसके माध्यम से बच्चे सरकारी कॉलेज में पढ़ते हैं और यह जो परीक्षा है ये केवल नारी शक्ति के लिए है, मातृशक्ति के लिए है, बोले तो लड़कियों के लिए है। तो आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करूंगा आप सभी से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बहुत सारे जो बच्चे हैं, बहुत सारे जो पालक हैं, उनको व्यक्तिगत रूप से कॉल करते हैं, फोन करते हैं और बात भी करते हैं कि सर एक महीने में हम किस प्रकार तैयारी करें कि हमारा जो अभी वर्तमान में जो 2020 जो बीएससी नर्सिंग कॉलेज में प्रवेश के लिए जो परीक्षा होने वाली है 6 और 7 फरवरी को, तो इसमें हम किस प्रकार से हम स्कोरिंग करें। तो इस पर बहुत सारे बच्चों लोगों से चर्चा होती है। तो मैं प्रयास करता हूं कि उनको सरल से सरल शब्दों में कैसे कोई कठिन जो टॉपिक है उसको कैसे हम सॉल्व करें, कैसे हल करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोरिंग कैसे करें। तो ये बहुत ही क्या बोलना चाहिए कि कठिन मुद्दा है। ये अपन बात करते हैं प्रतिकूल है, लेकिन हम इसको अनुकूल कैसे बनाएं। तो आज मैं आपसे बात करूंगा। बहुत सारे जो सोशल मीडिया में जो लोग हैं मुझे देख रहे हैं, कई लोग शिक्षक लोग होंगे, शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे होंगे, कई लोग बिजनेसमैन हैं या कई सारे लोग नेता लोग होंगे, कई अधिकारी लोग होंगे, सभी लोग स्टूडेंट भी हैं। मैं आज आप सभी के समक्ष जो भी मेडिकल के क्षेत्र में जो भविष्य बनाना चाहते हैं अभी वर्तमान में, जिनके बच्चे होंगे, तो उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाना, क्योंकि मैं बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करूंगा कि एक महीना है, इसमें हम कैसे अध्ययन करें, किस प्रकार तैयारी करें कि ज़्यादा अच्छे नंबरों से हम मतलब चयनित होकर सरकारी नर्सिंग कॉलेज में प्रवेश ले। तो आज मैं बात करूंगा एक टॉपिक पे बात करूंगा। पूरे बायोलॉजी के तो इतने सारे टॉपिक है, पर मैं आज एक सिस्टम पे बात करने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है पाचन तंत्र। ठीक, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है? अब कई सारे लोगों ने, बिल्कुल मैं सरल शब्दों में बताऊंगा, हर व्यक्ति को समझ में आएगा, चाहे वो आर्ट हो, कॉमर्स हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे मैथ्स वाले हो, चाहे एग्रीकल्चर वाले हो, सबको समझ में आता है। मेरा लैंग्वेज मतलब इतना शानदार रहता है, इतना सरल रहता है कि हर व्यक्ति को समझ में आता है। डाइजेशन का मतलब क्या होता है? डाइजेशन का मतलब होता है, देखिए डाइजेशन मतलब अपन बात करते हैं, ये जो लार्ज मॉलिक्यूल होता है, ये बड़ा अणु होता है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करना, तो ये होता है डाइजेशन। इसको छोटे छोटे अपन टुकड़ों में इस प्रकार डिवाइड किया। कहने का मतलब होता है कि मैक्रो मॉलिक्यूल को स्मॉल मॉलिक्यूल में, माइक्रो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना, दिस जो प्रोसेस होता है इसको अपन बोलते हैं डाइजेशन। क्या बोलेंगे? डाइजेशन। बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ना, ये क्या कहलाएगा? पाचन। क्या कहलाएगा? पाचन। और इस प्रकार का जो तंत्र होता है इसको बोलते हैं पाचन तंत्र। क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र में आपको मैं बताऊंगा कि पाचन होता क्या है। बहुत सारे जो लोग हैं, अब ये सिस्टम को थोड़ा सा हटा देते हैं। पहले मैंने आपको बताया था डाइजेशन या पाचन का मतलब क्या होता है कि बड़े अणुओं का छोटे अणुओं में टूटना, ये क्या कहलाएगा? पाचन। और इस प्रकार का मतलब जिस तंत्र के द्वारा, जिस सिस्टम के द्वारा उन अणुओं को छोटा किया जाता है उसको अपन बोलते हैं पाचन तंत्र, या उसी को बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं डाइजेशन होता क्या है, पाचन होता क्या है। तो पाचन देखो अलग अलग प्रकार से हो सकता है। पाचन कितने प्रकार के होते हैं? जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इंट्रासेल्युलर। क्या होता है? इंट्रासेल्युलर। इंट्रासेल्युलर का मतलब होता है अंतःकोशिकी। अंतःकोशिकी, ठीक, अंतःकोशिकी। और एक होता है एक्स्ट्रा सेल्युलर। ठीक, तो इंट्रा का मतलब होता है अंदर, के अंदर, मतलब इस कोशिका के अंदर अगर डाइजेशन होता है तो इसको अपन बोलते हैं इंट्रासेल्युलर। अगर इस कोशिका के बाहर ही डाइजेशन होता है तो इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्युलर या बाह्य कोशिकीय पाचन। ठीक है, तो डाइजेशन 2 टाइप का होता है। एक होता है इंट्रासेल्युलर, मतलब कोशिका के अंदर होने वाला जो पाचन होता है, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन या अंतः कोशिकीय पाचन कहलाती है। और जब कोशिका के जब बाहर होता है तो इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन या बाह्य कोशिकीय पाचन बोलते हैं। ठीक, तो मैंने बताया आपको कि डाइजेशन होता क्या है, डाइजेशन क्या बताया था मैंने डाइजेशन के बारे में।
बोले तो छोटे छोटे अणुओं का, सॉरी बड़े बड़े अणुओं का छोटे छोटे अणु में टूटना, ये क्या कहलाएगा? डाइजेशन। और डाइजेशन दो प्रकार का होता है, एक होता है इंट्रासेलुलर, एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर। एक होता है इंट्रासेलुलर, एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर। तो इंट्रासेलुलर मतलब इसमें डाइजेशन, इसमें जो पाचन होता है कोशिका के अंदर होता है, और एक्स्ट्रा का मतलब होता है ये कोशिका के बाहर होता है। तो डाइजेशन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार की। अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशन। अब हम बात करेंगे पोषण। न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण। पोषण का मतलब क्या होता है कि किसी जीव की वृद्धि के लिए जो आवश्यक होता है, जैसे हम बात करते हैं जितने भी जो खनिज लवण होते हैं, विटामिन होते हैं, जितने भी जो पोषक पदार्थ होते हैं, ये सब चीजें क्या होता है? ये मिलकर बनाते हैं पोषण। ठीक है ना? तो पोषण मतलब किसी जीव की, किसी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए आवश्यक होता है, इसी को अपन बोलते हैं पोषण। ठीक है? तब अपन बात करते हैं कि पोषण के प्रकार के कितने प्रकार के होते हैं। पोषण के प्रकार के अपन देखो, पोषण के प्रकार के अपन इसमें न्यूट्रिशन के बेस पे अपन ने इसको डिवाइड किया। तो देखो 2 टाइप का होता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं ऑटोट्रोपिक। पोषण कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का। ऑटोट्रोपिक, ऑटोट्रोपिक, और एक होता है हेटरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक का मतलब होता है स्वपोषी। क्या होता है? स्वपोषी। और इसका मतलब होता है विषमपोषी। क्या होता है? विषमपोषी। ऑटोट्रोपिक का मतलब आपको मालूम होना चाहिए, ऑटो जिसके सामने लगता है, ऑटो जिसके भी सामने लगता है, इसका मतलब होता है कि ये अपना भोजन खुद बनाते हैं, और जो भोजन खुद बनाते हैं वो स्वपोषी या ऑटोट्रोपिक कहलाते हैं। मतलब इसमें किसकी हेल्प मिलती है? मतलब इसमें हरित लवक, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। एक क्लोरोप्लास्ट है। जनरली अपन इसको बात ये करें कि क्लोरोप्लास्ट कुकर के समान बिहेव करेगा या तवे के समान काम करेगा, और इस क्लोरोप्लास्ट को गर्म करने का काम यहाँ कौन करता है? सूरज, सनलाइट। कौन करता है? सनलाइट बोले तो सूरज का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। ठीक? तो ये सूरज की प्रकाश की उपस्थिति में, इसकी सहायता से, हरित लवक के माध्यम से ये अपना भोजन बनाते हैं। तो ये इसमें जितने जो ग्रीन प्लांट होते हैं, इसका बेस्ट एग्जांपल होता है। ठीक? स्वपोषी का मतलब होता है जिसमें हरित लवक होता है, ये सूरज की उपस्थिति में, सूरज प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन खुद बनाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हरित लवक होता है। ठीक? अब उसमें अपन बात करते हैं कि कितने प्रकार का होगा? 2। कितने प्रकार का होगा? 2। फोटो ऑटोट्रोपिक, फोटो ऑटोट्रोपिक, फोटो ऑटोट्रोपिक, और एक होता है कीमो ऑटोट्रोपिक। ठीक है? तो देखिए फोटो ऑटोट्रोपिक और कीमो ऑटोट्रोपिक। तो फोटो ऑटोट्रोपिक, फोटो का मतलब होता है प्रकाश, कीमो का मतलब होता है रसायन। तो ये प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है? ये प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, और ये रासायनिक पदार्थों से अपना भोजन बनाते हैं। ये प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, और ये रासायनिक पदार्थों से भोजन बनाते हैं। ठीक है? तो कहने का मतलब होता है, देखिए इसमें भी भोजन बन रहा है, इसमें भी भोजन बन रहा है। ये प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है, और ये प्रकाश की अनुपस्थिति में हो रहा है। ये रसायनों के द्वारा भोजन प्राप्त करता है, और ये प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करेगा और अपना भोजन बनाएगा। तो इसको बोलते हैं प्रकाश स्वपोषी, इसको बोलते हैं रसायन स्वपोषी। तो स्वपोषी कितने टाइप होंगे? पोषण 2 प्रकार का होगा। एक होता है स्वपोषी, एक होता है विषमपोषी। तो स्वपोषी का मतलब होता है ये ऐसे जीवों में होता है, जैसे अपन बात करते हैं, जैसे पौधे हो गए, इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक? तो अपन बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट बोले तो किसकी सहायता से भोजन बनाएगा? सूरज। अब ये 2 प्रकार में डिवाइड होता है, एक होता है फोटो ऑटोट्रोपिक, एक होता है कीमो ऑटोट्रोपिक। जब क्वेश्चन आता है कि कीमो ऑटोट्रोपिक का मतलब क्या होता है, तो ये अपना भोजन कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस अपना फूड मटेरियल को ऑब्टेन करते हैं। और फोटो ऑटोट्रोपिक का मतलब होता है, ये कुल मिला के क्या होता है, ये प्रकाश की मदद से अपना भोजन बनाते हैं। अब इसके बाद अपन आते हैं हेटरोट्रोपिक। तो हेटरोट्रोपिक का मतलब क्या होगा? इसमें पहली बात कैसी होगी? क्लोरोप्लास्ट कैसी रहेगी? एब्सेंट रहेगी। इसमें हरित लवक कैसी रहेगी? अनुपस्थित होगी। तो ये 3 प्रकार का हो सकता है मेनली। वैसे तो बहुत सारे प्रकार का होगा, लेकिन क्वेश्चन क्या आता है? हेटरोट्रोपिक। जहां पे भी विषमपोषी की बात होती है, तो इसमें पोषण की अलग अलग विधियां हो सकती है। तो इसमें क्या होगा? पहले हरित लवक तो पहली बात अनुपस्थित होगा। ठीक? तो इसमें अपन बात करते हैं पहला पैरासिटिक। किसकी बात करेंगे? पैरासिटिक। ठीक है? उसके बाद सिम्बायोटिक। पूरा डिटेल नहीं पढ़ा रहा हूं, ऐसा शॉर्ट में पढ़ा रहा हूं कि बच्चों को किस प्रकार तैयारी करना है। पैरासिटिक का मतलब होता है परजीवी, सहजीवी, और एक होता है मृतोपजीवी, सेप्रोफिटिक। ठीक है? तो देखिए पोषण 2 प्रकार का होता है। तो मैंने क्या बताया था? ऑटोट्रोपिक, एक होता है हेटरोट्रोपिक।
ऑटोट्रॉपिक में बताया था। ये ऑटोट्रॉपिक बोले तो सोपोसी का मतलब क्या होता है, ये हरित लवक की उपस्थिति में सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाएंगे। ठीक है, कितने टाइप का होगा, दो, एक होता है फोटो ऑटोट्रॉपिक और एक होता है कीमो ऑटोट्रॉपिक। तो प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाएंगे और ये कार्बनिक पदार्थों की उपस्थिति में अपना भोजन बनाएंगे या कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन बनाएंगे। ठीक है, आ रहा है सभी को। तो फोटो ऑटोट्रॉपिक में जो पौधे होते हैं और कीमो ऑटोट्रॉपिक में क्या होता है, जैसे अपन बात करते हैं बैक्टीरिया वगैरह जो हो सकते हैं। ठीक है, अब हेटरोट्रॉपिक का मतलब क्या होगा, विषम पोषी का मतलब क्या होगा, इसमें हरित लवक कैसी रहती है, अनुपस्थित होगी। जो अनुपस्थित होगी तो देखो खाना, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो या जीव हो, उसे जिंदा रहने के लिए खाने की आवश्यकता होगी। कोई ना कोई मेथड से तो खाना वो खाएगा या कहीं ना कहीं से लाएगा। ठीक है, तो विषम पोषी, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसमें क्या होगा, हरित लवक अनुपस्थित होगी। अब हरित लवक अनुपस्थित होगी तो अलग अलग मेथड, परजीवी, जैसे हम बात करते हैं परजीवी, तो परजीवी आप लोगों ने देखा, परजीवी क्या होता है, किसी दूसरे इस पर निर्भर होता है। मतलब अपन एक छोटा सा एग्जांपल बताएं तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो अमरबेल का जो पेड़ होता है, अमरबेल की जो बेला होती है, ये या तो बेल या नींबू के ऊपर रहता है। मतलब परजीवी का मतलब होता है कि अपने से ही अपने में चिपक कर रहना और अपने को धीरे धीरे चूसना। समझ में आ रहा है कि नहीं, धीरे धीरे अपने को चूस चूस के मारता है वो, इसको बोलते हैं अपन परजीवी। क्या बोलेंगे, परजीवी। ठीक, और एक होता है सहजीवी। सहजीवी का मतलब होता है कि दोनों को फायदा होता है। जैसे क्या होता है कि देखिए, मैं कैसा एग्जांपल दूं, एक मैं गाड़ी, मान लो मेरी 4 व्हीलर है। ठीक, अब एक मेरा दोस्त भी बैठा है, मेरी गाड़ी है, तो मेरे दोस्त को क्या होगा, एक बढ़िया सीट मिल रहा है, उसको आने जाने में कोई दिक्कत नहीं। मैं मतलब कहने का मतलब होता है कि वो एक दिन पेट्रोल डला दे रहा है और साथ में उसको पानी मिल रहा है। मेरे को भी फायदा हो रहा है कि एक टाइम को पेट्रोल डला रहा है और उसको भी एक फायदा है कि बढ़िया गाड़ी में बैठ के जा रहा है। मतलब इसमें दोनों को फायदा होता है। इसको बोलते हैं अपन सहजीवी। क्या बोलेंगे, सहजीवी। ठीक, और एक होता है सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक का मतलब होता है मृतजीवी। सेप्रोफिटिक का मतलब क्या होता है, मृतजीवी। मतलब जिससे कुछ नहीं बनता तो रोड में जो पड़ा रहता है उसी को खाता है वो, मतलब जो मरे वाली चीजें होती हैं उससे भोजन ग्रहण करता है, तो उसको बोलते हैं मृतजीवी, इंग्लिश में बोलते हैं सेप्रोफिटिक। ठीक है, तो विषम पोषी, और ये समझ में आया सभी को। ठीक है, शॉर्ट में मैंने बताया पोषण कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के, स्वपोषी और एक परपोषी, मतलब विषम पोषी। ठीक, तो स्वपोषी ये क्लोरोप्लास्ट की हरित लवक की उपस्थिति में सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाएंगे। ठीक है, ये कितने प्रकार का होगा, 2, कीमो फोटो ऑटोट्रोपिक, प्रकाश स्वपोषी, रसायन स्वपोषी। ये प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं और ये किसकी उपस्थिति में, किससे बनाते हैं, कार्बनिक पदार्थों से। अब इसके बाद अपन आते हैं जिसमें हरित लवक नहीं होती, तो इसको बोलते हैं अपन विषम पोषी। तो ये क्या होता है, परजीवी, सिम्बायोटिक, सेप्रोफिटिक। ठीक, परजीवी का मतलब होता है जो दूसरे से भोजन ग्रहण करता है, मतलब दूसरे से लेता है। और सिम्बायोटिक का मतलब क्या होगा, जो दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। सेप्रोफिटिक का मतलब क्या होगा, ये मरे वाली चीजों से क्या करता है, भोजन ग्रहण करता है। तो ये होता है न्यूट्रिशन। क्या होता है, न्यूट्रिशन। तो ये न्यूट्रिशन के टाइप मैंने बताया। ठीक, फिर अलग अलग हो सकता है। अब मैं डायरेक्ट ये बात करता हूं, जैसे क्या होता है देखिए, फिर इसमें क्या होता है, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन की विधियां कौन कौन सी हो सकती हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है कोई भोज्य पदार्थ को लेना, अपने अंदर लेना, मुख के द्वारा लेना, तो इसको बोलते हैं इंजेशन। ठीक है, उसके बाद आता है डाइजेशन। अरे भाई, अगर तुमने रोटी खाया, बाटी खाया, तो उसको तोड़ना पड़ेगा ना दांतों के माध्यम से, तो डाइजेशन होगा। मैंने पहले ही बताया था कि पाचन का मतलब क्या होगा, बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना, उसको बोलते हैं अपन पाचन। तो इंजेशन क्या होता है, प्रवेश कराना, फिर उसके बाद क्या होगा, तोड़ना, उसके बाद क्या होगा, तोड़कर क्या होगा, हमारा शरीर क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, जिसको अपन बोलते हैं अवशोषण। पहला इंटेक किया, फिर पाचन हुआ, फिर अवशोषण हुआ। ठीक, छोटी छोटी चीजों से क्या होगा, जितना भी जो पोषक पदार्थ है उनको हमारे शरीर ने क्या किया, अवशोषित किया। उसके बाद अपन आते हैं चौंगीकरण, एसिमिलेशन का मतलब होता है छोटे छोटे अणु क्या होगा, लार्ज अणु में कन्वर्ट होते हैं। जैसे अपन बात करते हैं फैट, कार्बोहाइड्रेट, ये वगैरह सब हो गया। ठीक, उसके बाद क्या होता है, इजेशन का मतलब क्या होगा, पूरा जब शरीर, अपन ने यहां से खाना खाया, ठीक, अब खाना खाने के बाद क्या होगा, पूरा जब जितना भी जो खाना था उसमें जो भी पोषक पदार्थ थे उसको अवशोषित करने के बाद जब वहां पर कुछ नहीं रहता है, तो उस मेथड, उस पदार्थ को, उस अपशिष्ट पदार्थ को बाहर कर दिया जाता है। इसको अपन बोलते हैं इजेशन। क्या बोलेंगे, इजेशन।
पहला इंजेक्शन अंदर किया, ठीक है, डाइजेशन मतलब उसको तोड़ ताड़ के अलग किया, उसके बाद क्या हुआ, अवशोषण हुआ, उसके बाद छोटे छोटे अणु जैसे अपन बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट फैट इनका निर्माण होने लगता है, ठीक है, उसके बाद इजेशन सब कुछ अवशोषित करने के बाद अवशिष्ट पदार्थ बाहर हो जाता है। तो ये 1 2 3 4 5 तो 5 विधियां हो सकती हैं। क्लियर? कई सारे लोगों को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं। बहुत सारे लोग देख रहे हैं, हो सकता है कि जिनका बायोलॉजी हो या ना हो कोई बात नहीं, लेकिन क्या होता है विज्ञान का नॉलेज हर व्यक्ति को होना चाहिए। अब उसके बाद अपन बात करते हैं। देखिए पहले एक डायग्राम बना लेता हूं। डायग्राम थोड़ा छोटा बनाऊंगा क्योंकि नीचे का दिखेगा नहीं आप लोगों को। ये लीवर होता है, ये अग्नाशय होता है, ठीक है। ठीक है, देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम किन किन चीजों से मिलकर बनी होती है, किन किन भागों से मिलकर बनी होती है। तो डीएस का मतलब होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। ये दो भागों में डिवाइड हो जाता है। एक होता है एलिमेंट्री केनाल और एक होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड। मतलब हमारा जो पाचन तंत्र होता है दो भागों से मिलकर बनी होती है। एक होता आहार नाल, एक होती पाचक ग्रंथियां। एक होती आहार नाल, एक होती पाचक ग्रंथियां। तो आहार नाल का मतलब देखो, सुनो आप सभी लोग जो सुन रहे होंगे, आहार नाल का मतलब यहां से शुरू होता है, यहां से शुरू होकर पूरा यहां तक, तो इसको बोलते हैं अपन आहार नाल। यहां से पूरा इधर उधर से लेके यहां तक इसको बोलते आहार नाल। क्या बोलेंगे? आहार नाल। क्लियर हुआ सभी को? उसके बाद पाचक ग्रंथियां होती है, ठीक। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं आहार नाल की, ठीक है। तो देखिए यहां स्टार्ट होता है माउथ का मतलब देखिए एलिमेंट्री आहार नाल। सबसे पहले अपन बात करते हैं माउथ में जाता है, उसके बाद आता है बक्कोफेरिंजियल कैविटी। बक्कोफेरिंजियल कैविटी माउथ। जैसे कई लोगों को मुख के बारे में नहीं पता, लोगों को लगता होगा यार अंदर वाला मुंह होगा, नहीं है, वो मुंह नहीं है। आपको पता होना चाहिए मुख ये है, ये जो होठ है मतलब ये बंद है, ये खुलेंगे, मतलब ये बाहर का जो खुलता है, मतलब ये जो होठ मिलते हैं ना, यही मुख है, माउथ है। अंदर वाला मुख गुहा है, ठीक है। तो क्या होता है देखो, ऊपरी होठ और निचली होठ के द्वारा जो कवर रहता है या घिरा हुआ होता है उसको बोलते हैं मुख। क्या बोलेंगे? मुख। ये सिर्फ क्या करते हैं, मतलब इसके ओपन होने से ही कोई भी पदार्थ जैसे खाना हो, पानी हो, सब चीजें इसी के माध्यम से जाता है। अगर मुख ही नहीं खुलेगा तो फिर आगे की प्रोसेस होगी ही नहीं, तो इसको बोलते हैं माउथ, ठीक है। सबसे आगे वाला माउथ। उसके बाद अपन आते हैं बक्कोफेरिंजियल कैविटी। किसकी बात करेंगे? बक्कोफेरिंजियल कैविटी। तो इसमें भी अपन बात करते हैं, देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं, इसमें आता है वेस्टिब्यूल, ठीक। उसके बाद आता है बक्कल कैविटी, मुख गुहा, ठीक है। वेस्टिब्यूल किसको बोलते हैं? देखो वेस्टिब्यूल का मतलब होता है ये लिप है और दांत के बीच का जो स्थान होता है, थोड़ी देर के लिए कई सारे लोगों को तंबाकू खाते हुए देखा होगा, ऐसा रखते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल। इसमें समटाइम्स के लिए, कुछ समय के लिए भोजन को संग्रहित करके रखते हैं। उसके बाद आता है बक्कल कैविटी। तो मुख गुहा में क्या होता है, इधर दिख रहा होगा शायद आप लोगों को, तो इधर आता है टीथ। मुख गुहा में कौन आता है? टीथ। देखो यहां पर देखो, सबसे बाहर का था मुख, उसके बाद आता है वेस्टिब्यूल। लीप और टीथ के बीच का स्पेस होता है, इसमें कुछ समय के अपन भोजन रखते हैं, जैसे तंबाकू खाते लोग। उसके बाद क्या होता है? मुख गुहा। तो अंदर वाला मुख गुहा है, तो इसमें दांत भी होंगे, टंग भी होगा, पैलेट बोन भी होगा और यूवुला भी होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं टीथ। किसकी बात करेंगे? टीथ। तो देखो टीथ एक्चुअली क्या होता है, आप लोगों ने टीथ का डायग्राम देखा होगा, ऐसा बिल्कुल सरल शब्दों में बता रहा हूं। तो जो टीथ होता है, ये सबसे ऊपर के भाग को अपन बोलते हैं क्राउन। क्या बोलेंगे? क्राउन। बीच वाले को क्या बोलेंगे अपन? नेक। क्या बोलेंगे? नेक। नीचे वाले को क्या बोलेंगे अपन? रूट। क्राउन, नेक और रूट। क्लियर? तो देखिए जो सबसे बाहर का जो व्हाइट कलर का दिखता है दांत में, अपन ने देखा ये कैसा होगा? क्राउन है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं नेक, बीच का अंदर वाला जो धसा होता है, कभी कभी दांत उखड़ जाता है तो गड्ढा रह जाता है कि नहीं, देखेंगे, तो उसको बोलते हैं रूट, ठीक। अब दांत की संरचना में सबसे बाहर का भाग होता है
इसको बोलते हैं अपन एनिमल। क्या बोलेंगे? एनिमल। जंतु जगत में सबसे कठोर पदार्थ होता है ये कैल्शियम मैग्नीशियम फास्फेट से मिलकर बना होता है। ठीक है ना? दांत का इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होगा? एनिमल। ठीक है, ये कैल्शियम मैग्नीशियम फास्फेट से मिलकर बना होता है। उसके बाद आता है डेंटाइन, ये भी सीमेंट के समान संरचना होती है। डेंटाइन ये सीमेंट के समान संरचना होती है और अंदर वाली जो स्ट्रक्चर होती है इसको बोलते हैं ओडोंटोब्लास्ट। क्या बोलेंगे? ओडोंटोब्लास्ट। ठीक है, कई सारे लोगों को नहीं समझ में आ रहा है लेकिन मेरी आवाज अच्छे से समझ में आ रही होगी आप लोगों को। ठीक है, तो देखिए दांत की संरचना देखेंगे तो सबसे ऊपर वाला क्राउन होता है व्हाइट कलर का, बीच वाला नेक होता है, उसके बाद रूट होता है। आंतरिक संरचना देखेंगे तो सबसे बाहर एनिमल होता है जो जंतु जगत में सबसे कठोर पदार्थ होता है, ये कैल्शियम मैग्नीशियम फास्फेट से मिलकर बना होता है। उसी प्रकार क्या होगा दूसरी स्तर डेंटाइन होती है, ये भी सीमेंट के समान संरचना होती है, बहुत कठोर होती है। उसके बाद ओडोंटोब्लास्ट सेल, ये क्या करती है? दांत का निर्माण करती है और अंदर एक कैविटी होता है जिसको बोलते हैं अपन पल्प कैविटी। क्या बोलेंगे? पल्प कैविटी। तो पल्प कैविटी में आपको पता होना चाहिए कि इसमें नर्व फाइबर तंत्रिकाएं होती हैं और रक्त वाहिकाएं होती हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा लगता है कहीं कैविटी बन जाता है तो भोज्य पदार्थ जैसे चावल का दाना चला गया था तो भन भना के करंट लगता है, बहुत दर्द होता है, तो क्या होगा? ये कैविटी को बोलेंगे पल्प कैविटी। क्या बोलेंगे? पल्प कैविटी। अब उसके बाद अपन बात करते हैं, देखो अब उसके बाद अपन बात करते हैं, देखिए हमारे सभी जो मुझे देख रहे हैं मित्र लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं कि आप सब लोग मुझे इतना समय देते हो और मेरी बात को पूरी सुनते हो। तो फिर से मैं बात कर रहा हूं, जैसा अपन बात करते, देखिए अब इसके बाद मैंने टीथ के बारे में तो बता दिया, लेकिन देखो सबसे पहले आपको टीथ में रटना मतलब याद क्या करना है? 3 चीजें। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नेचर कैसा हो सकता है, हेट्रोडोंट। उसके बाद क्या होगा? थीकोडोंट, थीकोडोंट। और उसके बाद रैपोडोंट। ठीक है, हेट्रोडोंट का मतलब होता है विषम दंती। तो दांत अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। आई जैसे शॉर्ट में मैं ऐसा ट्रिक्स बता देता हूं, आई सी पी एम और एम। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, तो विषम दंती होंगे। एक से ज्यादा प्रकार के होते हैं तो विषम दंती। तो इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, इंसाइजर मतलब सामने वाले बिल्कुल, उसके साइड में कैनाइन होते हैं, जैसे अपन गन्ना वन्ना ऐसा करते हैं कि नहीं, गन्ना को मतलब छिलते हैं। इंसाइजर और कैनाइन का सबसे बड़ा रोल होता है। उसके बाद पीछे वाला प्रीमोलर, उसके बाद मोलर होता है। आ रहे सभी को? ठीक। अब उसके बाद थीकोडोंट मैंने अभी बताया था, ये रूट बोले तो सबसे बाहर का क्या था? क्राउन, उसके बाद नेक और अंदर वाला रूट बोले तो जड़, तो गड्ढे में धंसा रहता है। उसके बाद क्या होगा? दीवार दंती। दीवार दंती का मतलब क्या होता है? एक मिल्क टीथ होते हैं, दूध के दांत होते हैं, और एक परमानेंट दांत होते हैं। तो दूध के दांत गिरने के बाद परमानेंट दांत आते हैं, और परमानेंट दांत गिरने के बाद कोई दांत आने की कोई संभावना दूर दूर तक बिल्कुल नहीं है। इसको इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद अपन बात करते हैं डेंटल फार्मूला क्या होता है। डेंटल फार्मूला यहां ये नर्सिंग में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थोड़ा बोर्ड मिटाने में क्या होता है कि एनर्जी लगती है। देखिए डेंटल फार्मूला, दंत सूत्र, डेंटल फार्मूला। देखो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं बच्चों में, इन चाइल्ड बच्चों में तो क्या होता है? 2102 बटे 2102 गुणित 2 करना, 2 को ऊपर भी कर लेना नीचे भी कर लेना, तो कितने हो गए? 20। तो देखो इसको कैसे, कई सारे लोगों को नहीं पता, ये ऊपरी जबड़ा, ये निचला जबड़ा, इसके बीच में एक लाइन होता है मिडिल लाइन। ठीक, तो देखो 4 2 2 4 1 5, तो एक साइड 5 क्योंकि 2 का गुना हो रहा है, एक साइड 5 तो कितने हो गए? ऊपर 10, इधर 5 इधर 5 तो कितने हो गए? 10। तो कुल मिला के कितने हो गए? ऊपर 10 नीचे 10 बोले तो 20। ठीक, अब बड़ों में क्या होता है? बड़ों में तो 21 23 बटे 21 23, इसमें भी 2 लगा लेना, तो यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर क्या आ जाएगा बताओ? इधर 8 इधर 8, ये देखो ये 5 3 8 और 2 ऊपर कर दो तो 8 दूनी 16, तो 8 दूनी 16 8 दूनी 16, तो कितने हो जाएंगे बड़ों में? 32 हो जाएगा। आ रहे सभी को?
उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा, क्योंकि डेंटल फार्मूला पूछ सकते हैं आपसे। ये केवल नर्सिंग वाले बच्चों के लिए मैं बता रहा हूं, वैसे तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसे जनरली मैं बता रहा हूं। अब उसके बाद अपन बात करते हैं कि कभी कभी क्या होता है, जैसे बीमारी की बात करते हैं कि विटामिन सी की कमी हो जाए तो दांत के मसूड़ों से ब्लीडिंग होने लगती है। किसके कारण हो रहा है? विटामिन सी की कमी के कारण। ठीक है, तो हमें विटामिन सी लेने की आवश्यकता है, लिमसी खाने की आवश्यकता है, नींबू खाने की आवश्यकता है, खट्टी चीज जो भी वो खा सकते हैं, तो आपके मसूड़ों से खून नहीं बहने वाला। ठीक है, अब उसके बाद अपन आते हैं टंग में। हमने टंग देखा, टंग मतलब जीभ, या इसी को बोलते हैं लिंगुआ। देखो टंग ऐसा रहता है बक्कल कैविटी में। ठीक है, तो यहां से क्या इंपॉर्टेंट ये बता रहा हूं, है तो बहुत बड़ी रचना, लेकिन अपने को कम समय है तो क्या रखना है। ठीक है, क्या याद रखना अपने को, तो आमने देखो सामने की ओर कैसा रहता है? स्वीट रहता है। जब भी क्वेश्चन आएगा कि जीभ में सबसे ज्यादा मीठे का ज्ञान कहां होता है, तो सबसे आगे की ओर एंटीरियर पार्ट में। बीच में क्या होता है? स्वीट, एंड क्या होगा? साल्टी, खट्टा मीठा, और इधर क्या होगा? बिटर होता है। क्या होता है? बिटर होता है। समझ आ रहा है? तो जब भी क्वेश्चन आएगा, जीभ में सबसे सामने पर मीठा लगता है, बीच में खट्टा मीठा लगता है, सबसे पीछे कड़वा लगता है। ठीक, अब उसके बाद अपन आते हैं इसमें तीन प्रकार की। अब ये कड़वा क्यों लगता है, खट्टा मीठा क्यों लगता है? कुछ तो कारण होगा। तो क्या होता है, इसमें टेस्ट बड होते हैं, जिसको हम हिंदी में स्वाद कलिकाएं बोल सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फिलीफॉर्म। फिलीफॉर्म पेपिली, मतलब इसको टेस्ट बड बोल सकते हैं। इसके बाद फंजीफॉर्म, फंजीफॉर्म, और उसके बाद सर्कमवेलेट। ठीक है, तो देखिए यहां से क्वेश्चन क्या आता है। देखो मनुष्य में क्या होगा, तीन प्रकार की स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, फिलीफॉर्म, फंजीफॉर्म, सर्कमवेलेट। तो फिलीफॉर्म जो होता है सबसे आगे होता है, ठीक है, फंजीफॉर्म बीच में होता है, और सर्कमवेलेट सबसे पीछे होता है, मतलब पीछे साइड में। ठीक है, तो देखो सर्कमवेलेट सबसे बड़ी स्वाद कलिका होती है। ठीक, जब भी क्वेश्चन आएगा कि मनुष्यों में या ह्यूमन में सबसे लार्जेस्ट टेस्ट बड कौन से होते हैं, तो कौन सा होगा? सर्कमवेलेट। सबसे छोटा कौन सा होगा? फिलीफॉर्म होगा। कौन सा होगा? फिलीफॉर्म। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे छोटा कौन सा होगा? फिलीफॉर्म। सबसे बड़ा कौन सा होगा? सर्कमवेलेट। सबसे आगे की ओर कौन सा होगा? फिलीफॉर्म। सबसे पीछे की ओर होगा सर्कमवेलेट। सबसे सामने की ओर कैसा होगा? मीठा होगा। सबसे पीछे कैसा होगा? कड़वा होगा। और बीच में कैसा होगा? खट्टा मीठा होगा। आ रहा है सभी को? मुझे ऐसा लग रहा है समझ में आ रहा होगा सभी को, मतलब जनरली बता रहा हूं, पूरा डिटेल नहीं है इसमें भी। अब उसके बाद क्या होता है, एक होता पैलेट। किसकी बात करेंगे अपन? पैलेट। तो पैलेट क्या होता है? देखो ये तो कोई मुख गुहा है और ये नासा कक्ष है। तो इसमें क्या होता है आपको पता होना चाहिए, एक प्लेट बोनी स्ट्रक्चर होता है जिसको पैलेट बोन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? पैलेट बोन। ये कुल मिला के नासा कक्ष को इधर वाला, या इसके नीचे मुख गुहा है, इसके ऊपर नासा कक्ष है, इसके नीचे बोले तो बक्कल कैविटी है, इसके ऊपर बोले तो नेजल चैम्बर है। ठीक है, तो इनको मुख गुहा और नासा कक्ष को विभक्त करने वाली प्लेट के समान स्ट्रक्चर को पैलेट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? पैलेट बोलेंगे। ठीक, अब ये क्या होता है, सामने को कठोर होता है, पीछे को कैसा रहता है? सॉफ्ट रहता है। तो सामने को अगर कठोर होता है तो इसको बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट, सॉरी हार्ड पैलेट। क्या बोलेंगे? हार्ड पैलेट। और पीछे वाले को क्या बोलेंगे अपन? सॉफ्ट पैलेट। सामने को कठोर होगा इसलिए इसको अपन बोलते हैं क्या बोलेंगे? हार्ड पैलेट। पीछे को क्या होगा? सॉफ्ट पैलेट। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? इन दोनों के बीच में क्या होगा, देखो इसके ऊपर इस कभी कभी आप लोग ऐसा उंगली डाल के देखना तो ऐसे थोड़े उभार टाइप के दिखाई देते हैं, तो इनको अपन बोलते हैं पैलेटल रुगी। क्या बोलेंगे? पैलेटल रुगी। आ रहे सभी को? पैलेटल रुगी बोलते हैं। अरे पैलेटल रुगी क्या करता है? भोजन को आगे बढ़ाने का काम करता है। आ रहे सभी को? तो ये होता है पैलेट। अब उसके बाद अपन आते हैं, अब इसके बाद अपन बात करते हैं यूला। आप लोगों ने सुना होगा, ये यहाँ पर इस प्रकार के फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। अब जब अपन कभी कभी ब्रश करते हैं, ऐसा आईना लगाते हैं, अब जब देखना तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देगा आपको, तो इसको बोलते हैं अपन यूला। क्या बोलेंगे? यूला। क्या बोलेंगे? यूला। तो यूला क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए कि जब हम खाना खाते हैं, ठीक है ना, जब खाना खाते हैं तो खाना खाते समय क्या होगा, ये नेजल चैम्बर को, ये नासा कक्ष को बंद कर देता है ताकि जो भोज्य पदार्थ है वो नासा कक्ष में ना जाए। यदि धोखे से चला गया तो इसको बोलते हैं स्नीजिंग, मतलब छींक आती है तो अपने को ऐसा लगता है ना कि कोई मतलब ये बात सही हो सकती है, मतलब छींक आ गई तो
कई लोगों की मानसिकता रहती है ऐसे, मतलब सोचते हैं कि यार ठीक आना मतलब सही होना, ऐसा कुछ नहीं रहता है। ये सब ऐसे छे, मतलब सब लोगों की धारणाएं हैं, गलत धारणा है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये क्या होगा, भोज्य पदार्थ अगर नासा कक्ष में चला जाएगा इधर, तो उस कंडीशन में छींक आती। क्यों? क्योंकि उस समय एक्सपायरेशन होता है। इधर से फेफड़े जब एक्सपायरेशन करते हैं, मतलब हवा जब बाहर जाती है, ठीक है, तो उस कंडीशन में वो फूड मटेरियल बाहर आती है, तो उस कंडीशन में अपने को छींक आती है। ठीक, अब यहाँ पे क्या होता है, अब देखो इतना सब समझ में आ गया। अब उसके बाद मुख गुहा और नासा कक्ष एक साथ जहां पर खुलती हैं, इसको अपन बोलते हैं फेरिंग्स। क्या बोलेंगे? फेरिंग्स। समझ में आ रहा है? फेरिंग्स बोलते हैं। क्लियर हुआ? तो मतलब क्या होगा, मुख गुहा के खुलने का भी एक ही रास्ता होगा और नासा कक्ष भी खुलने का एक ही जगह होगा, जहां पर खुलते हैं उसको फेरिंग्स बोलते हैं। लेकिन यदि मुख गुहा ही खुलेगी तो उसको बोलेंगे अपन ओरोफेरिंग्स। क्या बोलेंगे? ओरोफेरिंग्स। ठीक, अगर मान लो नासा कक्ष खुलेगी तो इसको बोलते हैं नेजोफेरिंग्स। क्या बोलेंगे? नेजोफेरिंग्स। इतना समझ में आ रहा है? अगर मुख गुहा यहां पर खुलेगी तो इसको बोलते हैं अपन ओरोफेरिंग्स। अगर नासा कक्ष खुलेगी तो इसको क्या बोलेंगे अपन? नेजोफेरिंग्स। क्या बोलेंगे? नेजोफेरिंग्स। तो देखिए ये है बहुत लंबी प्रक्रिया, लेकिन मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत अच्छा टॉपिक है। अगर आपके मतलब कोई बच्चे ऐसा लगता है कि वास्तव में मेडिकल के क्षेत्र में भविष्य बनाना चाहे, तो मैं तो चाहता हूं कि उनको हमारे एमसीए संस्थान में एक बार जरूर भेजें। हो सकता है कुछ भविष्य बन जाए उनका। अब इसके बाद अपन आते हैं फेरिंग्स के नीचे होता है, फेरिंग्स के नीचे होता है, इसको बोलते हैं लेरिंगोफेरिंग्स। लेरिंगोफेरिंग्स। अब इसमें लेरिंगोफेरिंग्स नीचे वाला भाग होता है। अब इसमें क्या होता है, एक ये जैसे फेफड़े नॉर्मली चित्र बना रहा हूं वैसे, इसमें दो प्रकार के क्षेत्र पाए जाते हैं। तो जो फेफड़ों की तरफ जाता है इसको बोलते हैं अपन ग्लॉटिस। क्या बोलेंगे? ग्लॉटिस। और उसको ढकने वाली रचना होती है एपिग्लॉटिस। क्या बोलेंगे? एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस बोलते हैं। ठीक है। और इधर जो ईसोफेगस तरफ जाता है, आहार नली तरफ जाता है, इसको बोलते हैं अपन गलेट। क्या बोलेंगे? गलेट। तो कभी कभी क्वेश्चन आया कि फेफड़ों की तरफ जो श्वास नली होती है जिसको बोलते हैं ट्रेकिया, इसको ढकने वाली, इस ग्लॉटिस क्षेत्र को ढकने वाली रचना को क्या बोलेंगे? तो एपिग्लॉटिस। अगर यहां से यहां भोजन चले जाता है तो इसको बोलते हैं, जब हिचकी आती बोलते हैं, और ऊपर से छींक आती बोलते हैं। जब हिचकी आती बोलते तो क्या बोलते लोग? कोई याद कर रहा है? कोई किसी को याद नहीं करता। ये कलयुग है, ये सच्चाई में बता रहा हूं। ठीक है। छींक आती तो भी भोज्य पदार्थ नासक नेजल चैम्बर में, नासक कक्ष में गया होगा, या हिचकी आती तो भी कहां गया होगा? फेफड़ों की तरफ या श्वास नली में एंटर हुआ होगा। ठीक। अब उसके बाद अपन आते हैं जो ईसोफेगस है। अब इस प्रकार ये डायग्राम शायद समझ में आ रहा होगा। तो ये आहार नली है। ठीक। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखो, शॉर्ट में बता रहा हूं, और बाकी चीजें मैं और कभी बताऊंगा। यहां पर ईसोफेगस होता है। यहां से क्वेश्चन आता है, भोजन की क्रमानुकुंचन गति कहां पाई जाती है? तो कहां पाई जाती है? ये यहां पाई जाती है ईसोफेगस में। कहां पर? ईसोफेगस में। पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट, मतलब इधर इधर फिर इधर फिर इधर, ऐसा इस प्रकार की गति करती, तो इसको बोलते हैं अपन क्रमानुकुंचन गति। फिर अपन आते हैं अमाशय में। तो अमाशय से भी, अमाशय 3 पार्ट में डिवाइड होता है, कार्डियक, फंडस और पाइलोरस। कार्डियक, फंडस और पाइलोरस। तो यहां से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन आता है ना, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। देखिए यहाँ पे विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, तो अपन बात करते हैं इसमें सबसे ज्यादा नीट में आया, नर्सिंग में आया, ऑक्सिनटिक कोशिकाएं। ये क्या करती है? किसका स्त्रावन करेगी? HCl का। किसका स्त्रावन करेगी? HCl का। ये HCl क्या करेगा? हानिकारक सूक्ष्मजीवों को, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम करता है, या नष्ट करने का काम करता है। हानिकारक सूक्ष्मजीवों को नष्ट करने का काम करता है। उसी के बाद क्या होगा, इसमें अपन बात करते हैं चीफ सेल्स। चीफ सेल्स, तो चीफ सेल्स क्या करती हैं आपको पता होना चाहिए। ये निष्क्रिय एंजाइम, जैसा अपन बात करते हैं प्रोरेनिन और क्या होगा, पेप्सिनोजन और गैस्ट्रिक लाइपेज का स्त्रावन करती है। ये क्वेश्चन आएगा, चीफ सेल्स किसका स्त्रावन करेगी? तो निष्क्रिय एंजाइम प्रोरेनिन, पेप्सिनोजन और गैस्ट्रिक लाइपेज। ऑक्सिनटिक सेल्स किसका स्त्रावन करेगी? HCl का। ठीक है। उसके बाद अपन आते हैं गोबलेट सेल्स। एक होता है गोबलेट, इसकी दीवारों में इस प्रकार होती है ना, यहाँ पर छोटे छोटे सेल्स होते हैं, गोबलेट सेल, आपको पता होना चाहिए। तो ये किसका स्त्रावन करेगी? म्यूकस का। ठीक। उसके बाद अपन आते हैं अर्जेंटाफिन सेल। तो अर्जेंटाफिन सेल्स क्या करेगी? ये किसका सीक्रेशन करेगी? पाचक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रीन। क्या बोलेंगे? गैस्ट्रीन।
तो ये थोड़ा सा मैं ट्रेलर दिखाया हूं कि बच्चों को कैसे पढ़ना है। और सभी चीजें सोशल मीडिया मैं नहीं दिखा सकता, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे जो पढ़ने वाले इसमें जुड़े नहीं है। मैं बता रहा हूं कि हम कुछ इस प्रकार से तैयारी करवाते हैं, और शॉर्ट में किस प्रकार तैयारी करना है, शॉर्ट टाइम में हम किस प्रकार फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश को डिवाइड करें, क्या पढ़ना चाहिए, क्योंकि बुकों में भी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये हमारे यहाँ कल से बैच स्टार्ट हो गया नर्सिंग का, 5 तारीख से, 5 जनवरी से, कल 5 जनवरी से स्टार्ट हुआ है। तो हम चाहते हैं कि अगर कोई बच्चा अपने आसपास नर्सिंग के क्षेत्र में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं और सरकारी नर्सिंग कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप हमारे संस्थान में भेजिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे, हमारी समस्त टीम पूरी कोशिश करेगी कि उसको एक बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड कर, एक बेहतर शिक्षा प्रदान कर उसके लक्ष्य तक पहुंचाने में पूरी हम जिम्मेदारी निभाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आपने मुझे देखा। जय सेवा, जय जवाहर।